हेलो क्लास। आज हम अपने 5th चैप्टर का 3rd पार्ट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का हमारा नाम है फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी, खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा, पार्ट 3 या भाग 3। ठीक है, हमने लास्ट से ही हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ हमने छोड़ा था। अभी तक हमने कितना कवर कर लिया है, एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, सिग्निफिकेंस हो गई, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, फूड सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी, हज़ार्ड क्या क्या होते हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल, फूड इन्फेक्शन क्या होता है, फूड पॉइजनिंग क्या होती है, फूड क्वालिटी क्या होती है, और फूड स्टैंडर्ड रेगुलेशन इन इंडिया 2006। भारत में जो भी फूड स्टैंडर्ड की रेगुलेशन है वो हमने पढ़ लीजिए, FSSAI जिसमें आता है। और जो पुराने स्टैंडर्ड्स हैं या जो वॉलंटरी है, जो इनवॉलंटरी है, जो मैंडेटरी है, वो सब हमने कर ली। हिंदी वालों के लिए हमने परिचय कर लिया, महत्व कर लिया, मूल अवधारणा, खाद्य सुरक्षा में विषाक्तता, खतरा, संकट क्या होता है, डेफिनेशंस कर ली। इन सबको हम थोड़ा डिटेल में, क्या संकट कितने प्रकार के, भौतिक, रासायनिक, जैविक, खाद्य संक्रमण क्या होता है, खाद्य विषायन क्या होता है, खाद्य गुणवत्ता क्या होती है, और भारत में जो खाद्य के मानक नियम है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम जो करेंगे वो है अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल जो भी स्टैंडर्ड्स हैं और जो कि फूड ट्रेड में हमारी हेल्प करते हैं, चाहे वो कहीं और से आने की बात हो, चाहे हम कहीं और भेज रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसकी बात है। तो इसमें 3 चीज़ें हैं। कोडेक्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इंडिया में FSSAI है, वैसे ही अगर हम इंटरनेशनली कुछ भी चीज़ भेजनी होती है तो हम, एक होता है कोडेक्स, हमारे पास ऑप्शन है, ये सारी प्राइवेट होंगी ऑर्गेनाइजेशन, तो कोडेक्स का के स्टैंडर्ड हम फॉलो करेंगे तो हमें बाहर मिल सकता है। दूसरा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, या इट इज़ ISO कहते हैं इसको। और फिर तीसरा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आज हम इन्हीं तीनों पे फोकस करेंगे क्योंकि बहुत मुश्किल भी है समझना और काफ़ी थोड़ा बोरिंग भी है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट मतलब हम इस पर नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें इस पर आज ही कंप्लीट करना होगा। ठीक है, हम बेसिक से डिटेल्स पढ़ेंगे, इतना ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। खाद्य मानक गुणवत्ता शोध व्यापार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और समझौते। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और समझौते, ISO की पूरी डेफिनेशन है। इसमें उससे फूड स्टैंडर्ड भी आ जाते हैं, उसकी क्वालिटी, रिसर्च, सब कुछ इसमें कवर अप होगा। तो ये इसमें 3 चीज़ें हैं। इसमें एक है कोडेक्स, जो मैंने बताया, अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान या ISO कहते हैं जिसे, और विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इतना करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम आ जाते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्रीमेंट्स इन द एरिया ऑफ फूड स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी, रिसर्च एंड ट्रेड। तो हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, जो इंडियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैंडर्ड्स कि कौन से इंटरनेशनल मतलब वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो ग्लोबल कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और उसके बीच और वो कंट्रीज़ के से क्या अग्रीमेंट्स करते हैं, क्या समझौते होते हैं आपस में कंट्रीज़ में, ताकि वो क्या कर सकें, वो फूड स्टैंडर्ड से रिलेटेड बात कर सकें, फूड की क्वालिटी के बारे में बात कर सकें, उससे रिलेटेड जो रिसर्च है, मानो किसी और कंट्री में रिसर्च हुई है तो उसे हम कैसे अपने काम में यूज़फुल में ला सकें, तो उससे रिलेटेड काम भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस। और ट्रेड मतलब व्यापार, जो हम चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं। तो जब भी हम इंटरनेशनल स्तर की बात करेंगे, ये चीज़ मेन हमारी आती है, एक तो फूड के स्टैंडर्ड्स, ताकि हमारी क्वालिटी भी बाकी ग्लोबल स्टैंडर्ड जितनी अच्छी हो सके। फिर उसके बाद वही क्वालिटी आ गई, रिसर्च, ताकि हमें पूरी दुनिया में क्या रिसर्च हो रही है फूड से रिलेटेड उसके बारे में पता चले। और लास्ट हमारा ट्रेड। ठीक है, तो ये इन सब के ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मकसद क्या है। ठीक है, अगर हम ये क्यों कर रहे हैं, पहला है एनहेंसिंग फूड सेफ्टी, क्वालिटी एंड सिक्योरिटी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो फूड है, जो भी हमारे पास आता है, वो ऑप्टिमम क्वालिटी, बहुत अच्छी गुणवत्ता हो उसकी, बहुत अच्छा, बिल्कुल सेफ़ हो, उससे हमें कोई नुकसान ना हमारी सेहत को, क्वालिटी वाइज बहुत सुपीरियर क्वालिटी हो, अच्छी क्वालिटी हो, और वही हमारी सिक्योरिटी है, क्या हम सेफ़ रहें। ठीक है, फैसिलिटी, सिक्योरिटी का एक इस सेंस में भी आ सकता है कि प्राइस वाइज अगर हम बात करें तो सिक्योर रहें हम, उसको हम जो पैसे कर रहे हैं वो हमारे यूटिलाइज सही तरीके से
हो रहे हैं और हमें जितनी अमाउंट में चाहिए, जितना हमारी सेहत के लिए इम्पोर्टेंट है उतना हमें मिल रहा है, ठीक है। तो सेफ फूड हमारे पहली प्रायोरिटी है। दूसरा, फैसिलिटेटिंग रिसर्च एंड ट्रेड। रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टैंडर्ड, जो भी मानक बनते हैं, रिसर्च प्योर साइंस बेस्ड होते हैं वो। तो इसीलिए अगर हम रिसर्च नहीं करेंगे या हमारे जैसे एनवायरनमेंट का कोई इफ़ेक्ट आ रहा है, हम रिसर्च ही नहीं कर रहे, हमें कोई पता नहीं है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं फूड के ऊपर, तो फिर जो हम क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकते। और अगर हम अपनी कंट्री में क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो बाहर की कंट्रीज जो ये सब कर रही हैं तो वो हमारा सामान कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमें रिसर्च को बढ़ावा देना है और ताकि हमारा व्यापार भी जो है, हम जो सामान है वो बेच सके। तो ट्रेड भी आ गया बाकी कंट्रीज के साथ और रिसर्च के साथ को भी बढ़ावा दे सके। टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट फूड स्टैंडर्ड्स। अब रिसर्च हम सही करेंगे तो हम जो है हम नए नए फूड स्टैंडर्ड, अच्छे फूड स्टैंडर्ड बना सकते हैं जिससे कि हम जब यूज़ करेंगे, जिसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी जो फूड की क्वालिटी है वो बेहतर बनी रहे और बेहतर होती रहे, ठीक है। टू प्रोटेक्ट हेल्थ ऑफ कंज्यूमर। हेल्थ सबसे मेन ज़रूरी है कि जो इंसान जो भी फूड यूज़ कर रहा है, क्योंकि फूड हमारी हेल्थ से रिलेटेड है और अगर हम हेल्दी फूड या सेफ फूड नहीं खाएंगे तो हमारी हेल्थ जो है ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए हमें अपने कंज्यूमर को या जो भी हम जहाँ भी जो भी इंसान हमारा फूड कंज्यूम कर रहा है वो सेफ रहे, उसकी हेल्थ को कोई नुकसान ना हो। और आखिरी है प्रिवेंट डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस इन सेल ऑफ फूड। अब ये करप्शन भी आ सकता है। करप्शन मतलब कि कोई अडल्ट्रेशन जैसे मानो कर रहा है या ख़राब क्वालिटी का सामान बना रहा है या कुछ भी इसमें फूड जिस तरीके से बनना चाहिए वो सही प्रैक्टिसेस यूज़ नहीं कर रहा, पैसे दे के वो ख़राब चीज़ें यूज़ कर रहा है, तो वो चीज़ का ना हो सके। तो इसलिए ये जो है स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाने चाहिए, क्योंकि फिर क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, ऑडिट्स करते हैं, जिससे कि कंपनी को थोड़ा सा डर रहता है कि उनकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, उनकी कंपनी बंद हो सकती है। तो इसलिए जो है वो अच्छे स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे। तो अब यही हिंदी में उद्देश्य क्या है कि सबसे पहला खाद्य की सुरक्षा, गुणवत्ता और बचाव को बढ़ावा देना, मतलब कि जो इंसान उसको यूज़ करे वो उसको सब कुछ सेफ चीज़ें मिले, सुरक्षित चीज़ें मिले। शोध, अनुसंधान और व्यापार को आसान बनाना, जैसे मैंने कहा कि रिसर्च ईजी होने चाहिए, सबको रिसर्च को बढ़ावा मिलना चाहिए। रिसर्च नहीं होगी तो हम स्टैंडर्ड्स में कोई बदलाव नहीं करेंगे और फिर वही है, अगर हमारे चीज़ों में कोई बदलाव आ रहे हैं, हमारे फूड की क्वालिटी ख़राब हो रही है, हमें पता ही नहीं चलेगा। और जो नई नई तकनीकें पूरी दुनिया में यूज़ हो रही हैं वो हमें पता नहीं चलेंगी। फिर इसी से हमारा व्यापार हो सकेगा, इससे हमारी जो सामान की गुणवत्ता होगी, हमारे कंट्री की रेपुटेशन बनेगी और दूसरे देश जो है हमारे चीज़ों का प्रयोग करेंगे। खाद्य मानकों का निर्माण और उचित पालन। अब जब हम रिसर्च को यूज़ कर रहे हैं तो हम नए नए फूड स्टैंडर्ड्स, नए नए खाद्य मानक बनाएंगे और फिर उसका अच्छे से पालन करने की कोशिश करेंगे और उसे कोशिश करेंगे कि कैसे उसका अच्छे से पालन हो सके। तो जो भी बदलाव लाने वो करें। ग्राहकों को स्वस्थ और सुरक्षित रखना, हेल्थ ज़रूरी है। जो भी इंसान यूज़ करता है, खाना सबसे मेन है, खाने से सारी हेल्थ रिलेटेड है, तो इसीलिए उसकी सुरक्षा बहुत ही ज़रूरी है। भोजन संबंधी गलत और अनैतिक प्रथाओं को रोकना, जैसे कि अडल्ट्रेशन के मैंने बताया, मिलावट करते हैं लोग, घूस खा के ख़राब क्वालिटी की चीज़ें प्रयोग में लेके आते हैं, सस्ती चीज़ें जो है महंगे में बेचते हैं। तो ये प्रथाएं बंद हो सके, इसीलिए जो है कंपनियों को ये मानकों का प्रयोग करना चाहिए। पहला, अब ये इंटरनेशनल में जो सबसे मेन जो आते हैं वो आते हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, CAC, ठीक है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस ये इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कौन देखता है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी मतलब कि दो गवर्नमेंट्स जो है के आपस में कोऑर्डिनेट करके ये इसको यूज़ करते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स के उद्देश्य क्या हैं, टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टू प्रोटेक्ट। दो गवर्नमेंट का मेरा मतलब ये है कि जैसे कि इंडिया में एक CAC की बॉडी होगी और जो बाहर की कंट्री होगी उनकी, तो आपस में ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ कंज्यूमर, तो वही उद्देश्य सेम है, हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित रखना, स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना। फैसिलिटेट फूड एंड एग्रीकल्चरल ट्रेड। अब ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, कई तरीके के हमारे जो हम अब आगे जो पढ़ेंगे ज़रूरी नहीं है वो फूड से रिलेटेड ही हो, इसके अलावा और भी चीज़ों का वो
ध्यान में रखते हैं, वो उसके वो डील करते हैं। कोडेक्स जो है वो किससे डील करता है, सिर्फ फूड और एग्रीकल्चरल ट्रेड, यानी कि खाद्य और जो भी एग्रीकल्चरल जो भी फार्म में जो चीज़ें बनती हैं उसको उसका जो है व्यापार, उसको लाना ले जाना। तो ये जो है कोडेक्स इसको आसान कर सके कि फूड और एग्रीकल्चरल ट्रेड है वो आसान हो सके, इस चीज़ से डील करता है। कौन करता है, कोडेक्स। टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स एंड इंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस, वही आगे फेयर प्रैक्टिसेस की कोई गलत काम ना करे, कोई करप्शन ना हो और कंज्यूमर जो है उसकी हेल्थ बची रहे, अच्छी रहे। इन फूड ट्रेड, और वो फूड ट्रेड की बात हो रही है तो वो सिर्फ अपने देश की नहीं, बाकी जहाँ जिस जिस देश में जा रहा है वहाँ के कंज्यूमर को भी सेफ्टी प्रोवाइड करना इसका उद्देश्य है। यूज एज अ रेफरेंस फॉर डिफरेंट कंट्रीज टू डेवलप नेशनल स्टैंडर्ड्स। अब जो कई सारे देश हैं वो इनको एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं, मतलब कि इन्होंने जो स्टैंडर्ड्स बनाए उसी की मदद से अपने देश में स्टैंडर्ड्स बनाने को लिए इनके स्टैंडर्ड्स को प्रयोग में लेके आते हैं। मानो कि जैसे कि कोई लिमिट किसी चीज़ की है, कोई एक्स चीज़ है, ठीक है, कोई कोई भी एक्स एडिटिव है जो डलना चाहिए किसी भी प्रोसेस्ड फूड में, मानो उसकी लिमिट है क्यू, ठीक है। तो वो ही लिमिट जो है अब ये इन्होंने रिसर्च करके ये सब निकाली, तो यही चीज़ है अब क्या करती हैं बाकी कंट्रीज़ के लिए रेफरेंस यूज़ करती हैं। तो वो कहेगी कि हाँ हम भी अपनी कंट्री में अगर हमारे किसी चीज़ प्रोडक्ट में एक्स चीज़ डल रही है तो वो क्यू लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरीके का वो उनका एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज़ करते हैं, ठीक है। करेंटली द कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन हैज़ 189 कोडेक्स मेंबर्स मेड अप ऑफ 188 मेंबर्स कंट्रीज एंड 1 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन। तो इसके मेंबर्स की बात है कि इसमें 89 टोटल मेंबर हैं कोडेक्स के, 188 जो उसमें है वो कंट्रीज़ हैं और एक जो है वो यूरोपियन यूनियन उसमें आता है, ठीक है। इंडिया इज़ अ मेंबर थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इंडिया में कौन सी सब, क्योंकि हर जगह से मिनिस्ट्रीज नहीं होती, तो इंडिया का मेंबर जो है वो कौन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे फूड की भी हमारी मिनिस्ट्री, वो इसका मेंबर नहीं है। मेंबर कौन है इसका, इसकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है अभी के टाइम पे। CSE पब्लिश डॉक्यूमेंट कॉल्ड फूड कोड। तो फूड कोड नामक एक डॉक्यूमेंट निकाली है CSE ने। वो क्या करती है, विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनली अडॉप्टेड फूड स्टैंडर्ड। तो जिसमें सारे जो इंटरनेशनली पूरी दुनिया में जो फूड स्टैंडर्ड फॉलो हैं वो सब उसमें कंपाइल किए गए हैं। विच इंक्लूड स्टैंडर्ड्स, कोड ऑफ प्रैक्टिस, गाइडलाइंस एंड अदर रेकमेंड। तो वो उसमें बड़ी सारी सलाहें दी गई हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड्स बताए गए, मानक बताए गए हैं, क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, गाइडलाइंस दी गई हैं। तो ये सब उन्होंने कंपाइल किए हुए, जिसको फूड कोड, मतलब फूड कोड एक मतलब जैसे किताब पूरी हो गई, जैसे बाइबल होती है वैसे ही उन्होंने फूड कोड, फूड के लिए कोड बनाया उन्होंने फूड से रिलेटेड सब चीज़, उसके स्टैंडर्ड्स, पूरी दुनिया में जो फॉलो हो रहे हैं उससे रिलेटेड गाइडलाइंस, उससे रिलेटेड प्रैक्टिसेस जो वो फॉलो करते हैं, और उनको कुछ रिकमेंडेशंस जो वो उन्होंने दी हैं वो उसमें उन्होंने डाली हैं, ठीक है। अब हिंदी वालों के लिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो है वो क्या है, वो CSE जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संस्था है। मतलब कि एक सरकार और दूसरी सरकार के बीच में आपस में, कंट्री की सरकार दूसरी कंट्री की सरकार जब आपस में कोलैबोरेट करते हैं तो उसको जो बोला जाता है कोडेक्स कहा जाता है। तो एक संस्थाएं बनाई गई, जैसे इसमें बड़े सारे मेंबर्स हैं, ठीक है, और आपस में कंट्रीज जो हैं वो सरकारें आपस में डील करती हैं। लोगों के स्वास्थ्य को बचाना और इससे अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाना। तो यही जो पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय पढ़े, सबके कॉमन ऑब्जेक्टिव है, सबके सेम उद्देश्य है। व्यापार को आसान बनाना, व्यापार किसका, सिर्फ खाद्य चीज़ों का, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। ग्राहकों को सुरक्षित रखना और उनके व्यापार में ईमानदारी लाना, ठीक है। तो ईमानदारी से कहें, कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए, कोई एडल्ट्रेशन कुछ नहीं होनी चाहिए, कोई फॉल्स प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। विभिन्न देशों द्वारा अब इसका प्रयोग अपने राष्ट्रीय मानकों को बनाने के लिए होता है। तो इन्होंने जो बनाया, इन्होंने बोला XYZ रूल होना चाहिए, पूरे इन्होंने बताया कि हमने रिसर्च किया कि जो है XYZ कोई चीज़ होनी चाहिए। तो सब देशों ने क्या कहा, हाँ हमारे देश में भी हम ये XYZ चीज़ लेके यूज़ करेंगे, ठीक है, या इतने ही लिमिट तक यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कहाँ से मिला रेफरेंस, कोडेक्स से। तो आज के समय में इसका थोड़ा सा बॉडी क्या है, इसमें 189 सदस्य हैं, 188 जो देश हैं और एक जो है वो यूरोपियन यूनियन
है इसमें। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसका मेंबर है, ठीक है, तो उसको सदस्यता इसकी प्राप्त है। बड़े सारे मिनिस्ट्री हैं, उसमें से कौन सी मिनिस्ट्री है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। CSE फूड कोड नामक एक पत्रिका प्रकाशित करता है, जिसमें सारे के सारे दुनिया के मानक शामिल हैं, उससे उसको इकट्ठा किया गया है और उसके सभी अंतर्राष्ट्रीय मानक है, उसमें उसके दिशा निर्देश सब कुछ उसमें लिखे गए हैं, ताकि लोग क्या है उसको फॉलो कर सके, उससे या तो कुछ सीख सकें, ठीक है। तो ये हमारा था अभी तक कोडेक्स। कोडेक्स किसके बारे में बात करता है? खाद्य पदार्थों के बारे में बात करता है। उससे रिलेटेड ट्रेड अच्छी प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, उससे कैसे स्टैंडर्ड्स होते हैं, ताकि जो है लोग और इसमें जो जितने भी उसके मेंबर्स हैं वो सब ये चीज़ें फॉलो करें, ठीक है। तो ये उनके लिए हो गया। दूसरा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO। ISO जो है ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ वो नहीं फॉलो कर, फूड से रिलेटेड चीज़ें ही नहीं फॉलो के बारे में बात नहीं करती। ये जो है ये गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स मतलब कि जो चीज़ें हैं, वैसे इसमें जैसे नोटबुक्स ये रही, इसमें क्रेयॉन्स है, इसके अलावा फूड भी गुड्स में आता है, ठीक है। ये आपका पेट्रोल हो गया, ये सब गुड्स हैं। और सर्विसेज क्या हो गई? सर्विसेज क्या हो, जैसे कि जो इंसानों से रिलेटेड है, जैसे टीचिंग सर्विस हो गया, है ना, जैसे पढ़ा रहा है, ये कुकिंग सर्विस हो गया, ठीक है, ये फायर ब्रिगेड हो गया, पुलिस सर्विस हो, ये जो भी सर्विस आपको सेवा सेवा जो है, जो आपको कोई एक कोई चीज़ सेवा प्रदान की जा रही है ताकि आपका जीवन आसान हो सके, वो भी प्रोवाइड करता है, उसको भी कंट्रोल करता है। और गुड्स जो चीज़ें आपकी मदद करती है, जो कि पैसे से खरीदी जा सकती हैं, ठीक है, वो भी आती हैं। इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन इज़ अ वर्ल्ड वाइड नॉन गवर्नमेंटल फेडरेशन। तो ये गैर सरकारी है, नॉन गवर्नमेंटल, सरकार में नहीं आती, ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज़, ISO मेंबर बॉडीज़। तो जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो क्या है, प्राइवेट अपनी कोई बॉडीज़ बना सकती हैं और वो जो मेंबर उनके ISO के मेंबर वो बन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन दी वर्ल्ड। तो ये है कि वो ये दुनिया में क्या बनाना, अच्छी क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स बनाना और उससे साथ रिलेटेड सब काम करना, ठीक है। टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ, और ये क्या मैंने जैसे बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, किसका? गुड्स और सर्विसेज, सेवा भी प्रदान करते हैं और सामान भी देते हैं। टू डेवलप कोऑपरेशन इन द स्फीयर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिससे कि हमारा क्या हो सके, हमारे ग्रोथ हो सके कंट्री की। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, इंटेलेक्चुअल, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्योंकि सर्विसेज की बात हो रही है तो वो ये सब चीज़ें भी डील करते हैं। इंटेलेक्चुअल मतलब जो कि आपके दिमाग बौद्धिक से रिलेटेड है, साइंटिफिक आपका जो साइंस से रिलेटेड है, और टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है, और इकोनॉमिक मतलब कि जो भी आपके पैसे से लेन देन होता है, इन सब चीज़ों को के बीच में कोऑपरेट करके ये डेवलप करते हैं ये सब, ठीक है। अडॉप्शन ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज़ वॉलंटरी। अब ये आगे गैर सरकारी है, जो गैर सरकारी होती है वो वॉलंटरी होती है, मतलब कि आपकी इच्छा पे डिपेंड होता है। ऐच्छिक है, मतलब कि आप चाहते हैं अपनी क्वालिटी खुद मेंटेन करना तो आप कर सकते हैं, आप इसको फॉलो कीजिए, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं होती। पर आप अपनी क्वालिटी अच्छी मेंटेन करना चाहते हैं, अपनी कंपनी का नाम ऊंचा कर रखना चाहते हैं, तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। द वर्क डन बाय ISO इज़ पब्लिश एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो जो भी ISO काम करती हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के नाम पे करते हैं। इसके बड़े सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे ISO 22000, ISO 9000, जैसे कि नाम है। तो ISO 9000 बहुत फेमस है, किसके लिए? क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर ISO सर्टिफिकेट अगर किसी कंपनी को मिला है, किसी फूड रिलेटेड कंपनी को ISO 9000 या किसी और कंपनी को भी मिला है, ये सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसी वो रूल्स वगैरह फॉलो होते हैं, कैसे इनके यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, उसको देख के वो ऑडिट करने के बाद वो सर्टिफिकेट देते हैं। तो सर्टिफिकेट में अगर उनका ISO 9000 क्लियरेंस मिल जाती है, तो मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि ये मतलब सुनिश्चित हो गया, ये वैलिड हो गई, प्रूफ हो गया कि जो है जो वो कंपनी है वो बहुत अच्छी क्वालिटी मेंटेन करके रखती है। मतलब जो भी चीज़ इससे यहाँ बनेगी
उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो इसलिए वो क्वालिटी रिलेटेड काम करते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्वालिटी मैनेजमेंट का से रिलेटेड होता है। ठीक है। अब हिंदी वालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान ISO, ये क्या करते हैं, तो दुनिया भर के सभी देशों के गैर सरकारी राष्ट्रीय मानक संस्थानों से रिले के गठबंधन से बने। जितने प्राइवेट वगैरह ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग दुनिया के अलग अलग देश हैं, उसमें जो प्राइवेट हैं वो उसमें उनका आपस में मिलाकर ये बना है। ठीक है। दुनिया भर में इनका वही बढ़ावा क्या है, वो ये जितना भी मानकीकरण से रिलेटेड काम है वो सब गतिविधियाँ ये करते हैं। दुनिया भर में सामान और सेवा, तो जो भी वस्तु हो गए और सेवाएं को आयात निर्यात को आसान बनाना है। ठीक है। फिर इसमें आता है विज्ञान, बौद्धिक, प्रौद्योगिकी और आर्थिक गतिविधियों में तालमेल बनाना, आपस में इसको यूज़ करते हैं वो साइंस को यूज़ करते हैं, अपने इंटेलेक्ट या बौद्धिक को यूज़ करते हैं, प्रौद्योगिकी एंड टेक्नोलॉजी, जैसे कि इक्विपमेंट्स हो गए, जैसे कोई वो है कोई मशीन है, कोई और नई कंप्यूटर में कोई नया सॉफ्टवेयर आया, तो इन सब को यूज़ करके और आर्थिक गतिविधियों को भी, आर्थिक भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट रोल करता है, तो आपस में इन सब चीज़ों को जोड़ के ये काम करते हैं। इन मानकों का पालन स्वेच्छा से किया जाता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं, अपनी इच्छा अनुसार किया जाता है। ISO द्वारा किया गया कार्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में प्रकाशित होता है। तो जो भी ये लोग नए स्टैंडर्ड बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इन्होंने जो निकाला, तो ISO बड़े सारे प्रकार के सर्टिफिकेशन देते हैं, जिसमें से अगर ISO 9000 मिला है तो वो संस्था द्वारा गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आदर्श के रूप में देखा गया। मतलब ये सबसे अच्छी गुणवत्ता की चीज़ होगी अगर किसी को 9000 का मिला है, ISO 9000 का सर्टिफिकेट अगर मिला गया है तो ये चीज़ अच्छी मानी जाती है। ठीक है। अब हम दोनों में एक कंपैरिजन करेंगे, फिर या दोनों में डिफरेंस देखेंगे, कोडेक्स में और ISO में। ये जो कोडेक्स हो गए ISO में क्या अंतर है। पहली चीज़ क्या है, कोडेक्स जब इंटर गवर्नमेंटल या अंतर सरकारी संस्था है, जो ISO है वो गैर सरकारी संस्था है। ठीक है। दूसरा है यूज टू डेवलप नेशनल रेगुलेशन। ठीक है। ये इसका काम क्या है कि इसका प्रयोग किया जाता है कि जो एक कोडेक्स को यूज़ करके जो अलग अलग देश है वो अपने स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, अपने सरकारी स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। ठीक है। गवर्नमेंटल स्टैंडर्ड्स जो कि वो हो सकता है, जो कि मैंडेटरी होंगे। मैंडेटरी मतलब ज़रूरी है, कंपलसरी फॉलो करेंगे। इसको आइडियल मान के जो सरकारें हैं अपने स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, सरकारी स्टैंडर्ड्स, और वो जो हैं वो मैंडेटरी हो जाते हैं। ठीक है। ये जो है वॉलंटरी है, इसका पालन ज़रूरी नहीं है करना, अपनी इच्छा अनुसार किया जा सकता है। ठीक है। स्लो टू चेंज, बदलने में समय लगता है क्योंकि ये सरकारी प्रोसेस होता है और बहुत ही टीडियस काम होता है, बड़े सारे इसमें जो उसमें इन्वॉल्व होती हैं चीज़ें, इसमें आइटम्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और इसमें बहुत सारे लोगों की परमिशंस इन्वॉल्व होती हैं। तो इसमें अगर आपको कोई बदलाव करना है तो बहुत लंबी प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ता है, तो इसीलिए इसको बदलने में समय अधिक लगता है। और जबकि इसमें क्या, स्टैंडर्ड आर रिव्यूड एवरी 5 ईयर, और ये क्या, ये स्टैंडर्ड हर 5 साल में इसको बदलते हैं, एनालाइज होते रहते हैं और ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है। इसमें देखा जाता है कुछ बदलाव आए, चलो चेंज कर दो, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा आसान होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो में इन्वॉल्व होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो इंस्पेक्शंस भी उनके सब बड़ी जल्दी होते हैं, तो उनके मॉडिफिकेशन भी जल्दी होते हैं। डिस्क्राइब द मिनिमल एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस, ये बताती हैं कि इतना, जैसे मैंने बोला ना मैंडेटरी, तो यानी कि इतना तो करना होगा ही, तो ये मिनिमल एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस ज़रूर बताते हैं कि ये तो करना सबसे ज़रूरी है। तो यह कम से कम स्तर पर माने जाने वाले नियमों को दर्शाता है कि मतलब इतना मिनिमम लिमिट है, इससे अच्छा भी कर सकते हो, पर अगर आपने ये नहीं किया तो आपका लाइसेंस कंपनी का जब्त हो जाए। डिस्क्राइब करंट स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस, और ये जो लेटेस्ट चीज़ें बताते हैं। ठीक है। क्योंकि इनमें रिसर्च बहुत तेज़ी से होती है, बहुत तेज़ी से बदलाव होते हैं, तो ये जो है ये नई नई चीज़ें जो पूरी दुनिया में हो रही है वो सब भी जल्दी जल्दी बताते हैं। तो ये आपको करंट बताएगा कि ये चीज़ आई थी, हमने ये बदलाव ले दिया। मतलब मान लो पहले एक्स लिमिट थी किसी चीज़ की, अब इन्होंने कहा नहीं, उसकी लिमिट तो यू हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए, इससे ज़्यादा प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, इससे नहीं तो कैंसर मान लो हो सकता है। तो उन्होंने फटाफट बदलाव कर दिया अपने, उन्होंने कहा कि हाँ यू लिमिट है, एक्स होगी तो एक्सेप्टेबल नहीं है, यू तो कम होनी चाहिए।
ठीक है, पर यहाँ तक आने में उस चीज़ को बहुत समय लग सकता है। इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फूड कोड के एक पब्लिकेशन होती है, और इनके जो होते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के नाम से पब्लिश होते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम तीसरा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO में जैसे मैंने आपको, जैसे हमारा ISO था, कई से गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करता है, WTO और भी थोड़ा वाइड स्पेक्ट्रम में चला जाता है। वो क्या करता है, वो कई बहुत सारे तरीके की चीज़ों के बारे में कर सकता है टू हेल्प ट्रेड फ्लो स्मूथली। क्या चीज़ पहले देखता है कि जो भी व्यापार हो, किसी भी चीज़ का व्यापार हो, वो स्मूथली होना चाहिए, आसानी से हो जाए, फ्रीली हो जाए, फेयरली हो। फेयरली मतलब कि फेयर प्रैक्टिसेस हो रही हो, उसमें कोई वो करप्शन के बिना हो। ठीक है, और प्रिडिक्टेबली हो, और पता चल जाए मतलब कि ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिंग ट्रेड एग्रीमेंट टू सेटल ट्रेड डिस्प्यूट। इसके अलावा जो भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है ट्रेड से रिलेटेड, तो WTO से कोई व्यापार से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी कंट्री कोई भी टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, या कोई कंट्रीज के बीच में आपस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ट्रेड वगैरह वो जो है WTO वो सब जो है जो डिफरेंसेस है उसको ख़त्म करने में मदद करता है, तो डिस्प्यूट को बदलता है। जैसे कि एग्जांपल है कि कोई कंपनी जो है कहीं सामान गया, तो उसमें को मानो कोई लिमिट पहले वो इतनी लिमिट यूज़ करी जाती थी, या उस कंट्री में, तो वो क्या करेंगे, वो नेगोशिएट करके आपस में वो झगड़ा सुलझा सकते हैं। असिस्टिंग कंट्री ट्रेड पॉलिसी इशू, और वो उनको सजेस्ट करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं कि देखो आपने ट्रेड करना है तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, ये गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी, तो मदद करते हैं कि आसान प्रक्रिया करने में वो जितना ज़्यादा हो सके सहयोग करते हैं, उन्हें हेल्प करते हैं। WTO एग्रीमेंट कवर्स, अब इसमें क्या आता है, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज भी आता है, जो उसमें आता था ISO में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ भी आती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ अब क्या होती है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज उसका आया, जिसमें एक पार्ट फूड भी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब आ जाता है जैसे कि पेटेंट्स, लोगो, इनोवेशन, डिज़ाइन, नेम, पिक्चर्स। डिस्प्यूट्स इसके रिगार्डिंग भी होते हैं कई बार। इसमें क्या डिफरेंस है, जैसे कि मानो कोई इंडियन कंपनी है, उसका लोगो ऐसा है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, और मानो बाहर की कोई ग्लोबल कंपनी है, उसका लोगो भी ऐसा है, तो वो उसमें मदद करेंगे कि अब वो कहेंगे कि नहीं ये तो आप क्या कर रहे हो, कंफ्यूज हो जाएंगे हमारे लोग, ये तो हमारी कंपनी का लोगो है, हमारे यहाँ पे तो ऐसी कंपनी का ऑलरेडी लोगो है, हम ये चीज़ आपको नहीं ट्रेड कर सकते। तो वो फिर आपस में उनको सलाह देंगे कि आप या तो बदल लीजिए या आप बदल लीजिए, या इससे क्या बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, तो उससे मदद करते हैं। तो ये लोगो हो गया। पेटेंट्स हो गया कि मानो कि कोई जैसे बासमती राइस का एक एग्जांपल है, ठीक है, बासमती राइस बनाया किसी कंपनी ने, और वैसा ही राइस जो है बाहर की कंपनी भी कोई बना रही है, और वो उसको उन्होंने कहा कि ये तो हमने बनाया है, वो कहती है नहीं जी हमने बनाया। तो इनके बीच में आपस में जो है लड़ाई जो हो रही है, उसको भी डिस्प्यूट करने के आपस में एक बीच का रास्ता निकालें, या तो आप अपना ले लें या आप ले लें। ठीक है, उससे रिलेटेड हो गया। इनोवेशंस, कोई नई चीज़ आई, कोई डिज़ाइन आ गया कंपनी, जैसे मैंने बताया, कोई नाम सेम हो सकता है, कोई उन्होंने कहीं अपनी पिक्चर सेम लगा ली किसी चीज़ की, तो इससे रिलेटेड जो है इन सब चीज़ों की भी वो क्या करते हैं, इस सब चीज़ों को भी कवर करते हैं, इनको भी आगे कि इनका भी ट्रेड हो सके। ठीक है, इट एडवोकेट्स अ स्ट्रॉन्ग फूड कंट्रोल सिस्टम विच मस्ट कंप्राइज ऑफ इफेक्टिव। अब इसका मेन जो है फोकस किस में होता है कि जो भी फूड हो रहा है, फूड के रिलेटेड, एक तो फूड का इंस्पेक्शन अच्छा होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, और उसकी एनालिटिकल कैपेसिटी, मतलब कि वो कैसे आकलन कर रहे हैं, वो उसकी मेथड जो है वो कैसी होनी चाहिए। दो चीज़ों पे, फूड इंस्पेक्शन और एनालिटिकल कैपेसिटी पे डिपेंडेंट होता है। ये मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगी क्या चीज़ होती है। तो अब हिंदी वालों के लिए, विश्व व्यापार संगठन WTO क्या करता है, ये इसका काम है व्यापार को सरल, स्वतंत्र, ईमानदार, इच्छानुसार बनाना। ठीक है, सरल मतलब आसान बनाना, स्वतंत्र मतलब कि ईजी तरीके से हो सके, कोई किसी बंदिशें ना लगे बहुत ज़्यादा कि बहुत मुश्किल हो जाए, ईमानदारी से हो रहा हो, कोई इसमें करप्शन इन्वॉल्व ना हो, और इच्छा अनुसार मतलब कोई अगर कोई बदलाव लाना चाहता है तो वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है।
तो व्यापार में आने वाले मतभेद विवाद को सुलझाने में भी और आपस में समझौता करने में भी मदद करता है। कंपनी को आने वाली परेशानियों में मदद करता है। दोस्तों हम सलाह देते हैं कि आप ऐसा नहीं है, ऐसा कर सकते हैं, कोई एक बीच का रास्ता निकालने में मदद करता है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसका भी किस किस चीज़ों में समझौता कराता है? सामान से रिलेटेड, सेवा से रिलेटेड, बौद्धिक संपत्ति जैसे कि पेटेंट हो गया। जैसे मैंने बताया अभी, पेटेंट क्या होते हैं कि कोई किसी ने कोई सामान बोला ये मेरा है, मैंने इस पेटेंट करा लिया, दूसरे कहते हैं नहीं ये तो मैंने पहले बनाया था। तो वो आपस में जो उनका लड़ाई हो रही होती है, जिस वजह से वो एक चीज़ की अथॉरिटी को लेके कि किसने पहले बनाया, तो उस चीज़ को लेके उस मुद्दे को सुलझाने में मदद करता है अगर वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो तो। फिर आविष्कार, जैसे वो मैंने बताया कि आविष्कार से रिलेटेड कोई किसी ने कोई डिस्कवरी करी, उससे रिलेटेड कोई आता है। तो कोई डिज़ाइन मानो किसी ने बोला ये मेरा था, वो मेरा, तो उससे रिलेटेड। कोई कंपनी के नाम से रिलेटेड, उसके लोगो से रिलेटेड, उसमें चित्र लगे हैं, कुछ भी है, इससे रिलेटेड चीज़ों में समझौता करने में मदद करता है। WTO एक मजबूत खाद्य नियंत्रण व्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें निम्नलिखित प्रावधान ज़रूरी हैं। तो वो कहता है कि मजबूत नियंत्रण होना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए और स्ट्रिक्टली कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो आपका फूड जो है वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी एंड में। तो वो कैसे हो सकता है? वो जब निरीक्षण या इंस्पेक्शन अच्छा से हो और मूल्यांकन या विश्लेषण जो अच्छे से हो। अब ये चीज़ें होती क्या हैं? अब जैसे कि एग्जांपल देते हैं, फूड इंस्पेक्शन का मतलब है जैसे फूड इंस्पेक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं? वो देखते हैं, वो सैंपल्स कलेक्ट करते हैं फूड के, वो फिज़िकली फूड को देखते हैं कि कैसा है, सही है कि नहीं, जिस जगह पे स्टोर करा जा रहा है वो सही है कि नहीं। जैसे यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं, बेकरी गुड्स को चेक कर रहे हैं, तो वो टेम्परेचर देखेंगे कि जहाँ रखा जा रहा है वो सही, आसपास सफाई है कि नहीं ये देखेंगे वो। और वो उनके पास पूरा क्वेश्चनेयर होता है कि ये है तो टिक, ये नहीं है तो ये रॉन्ग लगा दे, ये चीज़ फॉलो हो रही है टिक, ये चीज़ नहीं हो रही ये रॉन्ग लगा दे। ऐसे उनके पास पूरी लिस्ट होती है कि इस चीज़ के लिए ये गाइडलाइंस है, ये होनी चाहिए, तो अगर सही है वो फॉलो हो रही है तो टिक, नहीं तो रॉन्ग। और फिर ऐसे वो रिपोर्ट अपनी क्रिएट करते हैं। जो फूड एनालिटिकल कैपेसिटी एनालिसिस, जो फूड एनालिटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एनालिसिस करते हैं, वो फूड के साथ डील करते हैं। वो लैब में बैठ के उसको इवेलुएट करते हैं। लैब में बैठ के मतलब कि उसकी टेस्टिंग करेंगे, केमिकल टेस्टिंग करेंगे, जैसे एडल्ट्रेशन है या नहीं वो चेक करेंगे, कोई जिसमें प्रोटीन इतने होना चाहिए उतना है कि नहीं वो चेक करेंगे। और जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आए हैं उसके बारे में भी उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो पहले इंस्पेक्शन पे आ जाती हूँ। अभी तक मैंने सिर्फ जनरल आपको इंट्रोडक्शन दिया। दिस विल इंश्योर दैट ऑल फूड आर प्रोड्यूस्ड, हैंडल, प्रोसेस, स्टोर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंप्लायंस विद रेगुलेशन एंड लेजिस्लेशन। मतलब कि अगर मानो फूड इंस्पेक्टर गया, कहीं कंपनी में कोई सामान बन रहा है, तो पहले देखेगा कि जो चीज़ बन रही है वो नियमों के अनुसार बन रही है। हैंडल मतलब जो लोग उससे डील कर रहे हैं वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं, हेड कवर पहना हुआ है, हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं, हाथ साफ कर रहे हैं, कोई गंदगी तो नहीं है। प्रोसेस, और अगर प्रोसेसिंग हो रही है तो वो जैसे कि मानो कोई चीज़ उसके यहाँ नहीं आनी चाहिए, जैसे दूध है, दूध में कितना टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, तो वो टेम्परेचर उतना मेंटेन हो रहा है। स्टोर बनने के बाद, प्रोसेस होने के बाद सही जगह रखा जा रहा है, वहाँ साफ़ सफाई है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जब वो ट्रकों में लेके जाके वो दुकानों पे लेके जा रहे हैं तो वो सही रूल्स फॉलो हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ ट्रक में गंदगी है या ट्रक में फ्रिज नहीं है जिस वजह से जो है तो ख़राब होने के चांसेस हैं। तो वो रूल्स और रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, वो चीज़ को इंस्पेक्ट करना काम, तो वो उसकी भी उनके पास गाइडलाइंस होती हैं, वो उस पर टिक कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि खाद्य पदार्थ तैयार करते समय सभी चरणों के सभी निर्देशों का पालन सही ढंग से हुआ। इसमें क्या है, इट रिक्वायर्स वेल इक्विप्ड एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज, कि इसके लिए ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट ऑथराइज लेबोरेटरी में जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जैसे टेस्ट होना चाहिए। जैसे मान लो आप लैब में टेस्टिंग कोई भी करते हो, लैब में कोई भी काम करते हो, तो आपको उसका प्रोसीजर दिया जाता है, ये ऐसे होना चाहिए। प्रोसीजर क्या, आपको मटेरियल दिया जाता है कि ये होना चाहिए, मटेरियल की क्वांटिटी दी जाती है इतना होना चाहिए, इसके लिए ये इक्विपमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि मान लो पिपेट्स, जैसे इसमें ये क्या कर रहे हैं, ये है, इसके लिए आपको पिपेट्स की ज़रूरत है, ये आपके क्यूबेट्स हैं इसकी ज़रूरत है, ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे कि नहीं। इसमें आपको स्टेरिलाइज एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए,
कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, आपको ये सारे मटेरियल्स ये सब प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपको मानो इंक्यूबेटर में टेम्परेचर मेंटेन करना है, इंक्यूबेटर मिल रहा है, ठीक है, आपको कोई चीज़ मिक्स करनी है उसके लिए आपको वर्टेक्स मिल रहा है। तो ये कई सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, वो आपके पास हैं या नहीं है, ठीक है। आपको कोई वो करनी है, क्रोमेटोग्राफी करनी है, उसके लिए आपके पास इक्विपमेंट्स हैं या नहीं, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो मिल है कि नहीं है उसके बारे में देखा जाता है। गवर्नमेंट अब इंस्पेक्शन पे आता है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ अपॉइंट अ फूड इंस्पेक्टर, वो और सरकार क्या करती है, फूड इंस्पेक्टर बनाती है और वो ये सब क्वालिटी और कंफॉर्मिटी को देखता है कि ये सब चीज़ें रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। All equipments and utilized resources should be working properly and able to show accurate। अभी इसका काम है कि वो इंसानों को देख रहा है और प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहा है एक इंसान। इसमें है कि वो इंसान वो देखेगा कि जो इक्विपमेंट्स हैं वो नए हैं, पुराने तो नहीं होंगे, रिजल्ट सही तो शो कर रहे हैं। ये इसमें आ जाता है कि जो चीज़ आप प्रयोग में लेके आ रहे हो, जैसे मान लो आपने कोई टाइट्रेशन करनी है फॉर एग्जांपल, तो टाइट्रेशन करने के लिए आप जो NaOH बना रहे हो मानो, तो आप जो है उसकी नॉर्मेलिटी मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है, मतलब वो पुराना तो नहीं है। आप जैसे 0.1 नॉर्मल बनाना है और आप क्या कर रहे हो, वो उसमें वो है ही नहीं, उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है, और वो आप जिस रूल्स के अकॉर्डिंग बनाओ वो अल्टीमेटली प्रोडक्ट सही नहीं आया। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए हो गया कि जो आप चीज़ यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मानो कोई फिर अपने इंक्यूबेटर ही यूज़ करना है, तो इंक्यूबेटर में आपने 32 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना है और उसमें 32 हो ही नहीं रहा, उसमें रियल टेम्परेचर कुछ और है और शो आपको कुछ और कर, ठीक है। तो वो उपकरण सही तरीके से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो डिपेंड करता है। अपॉइंटेड फूड इंस्पेक्टर शुड बी स्किल्ड। अब जो इंसान कर रहा है, इंस्पेक्शन कर रहा है, उसको नॉलेज पूरी होनी ज़रूरी है, उसको लेटेस्ट वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी की, और वो स्किल्ड होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए वो इंसान, ठीक है, पूरी ट्रेनिंग मिली होनी चाहिए। इट इज़ एसेंशियल टू इन्वॉल्व वेल ट्रेन स्किल्ड एंड एफिशिएंट पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ फूड सेफ्टी, ताकि वो सब चीज़ें, वो जो टेस्टिंग उसने करनी है वो सही तरीके से कर रहा था, उसके लिए भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होनी चाहिए, ठीक है। अभी तक के लिए इतना सफिशिएंट है आई गेस। अब हम असाइनमेंट डिस्कस कर लेंगे। मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ जो आपको प्रेजेंटेशन दी जाती है वो ऑलरेडी नोट्स हैं, आप थोड़ा अपने लॉजिस्टिक्स यूज़ करिए, अपनी नॉलेज यूज़ करिए, जो आपने ये लेक्चर अटेंड करके गेन किया अपने लैंग्वेज में लिखिए। और असाइनमेंट्स बहुत ही कम आ रही हैं, बट इन्वॉल्व कर थोड़ा सा इंडल्ज हो जाओ इस सब्जेक्ट को लेके भी, तो ताकि आप फिर बाद में पीछे ना रह जाओ, क्योंकि ये चैप्टर्स थोड़े डिफ़िकल्ट हैं। आपको लगेगा आसान है, पर ये जब आपके एग्ज़ाम में आएंगे फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए असाइनमेंट्स प्लीज़ टाइमली कीजिए, सबमिट कीजिए। मेरे पास आ ही नहीं रही हैं, बहुत ही रेयरली कोई लेटेस्ट असाइनमेंट्स आ रही हैं आपकी, तो मैं तो 3-4 क्वेश्चन ज़्यादा दे ही नहीं रही हूँ। तो ये, और वो भी आप लोग कॉपी करके दे देते हैं एग्जैक्ट। मैंने शॉर्ट में नोट्स बनाए पॉइंटर्स में, आपने पॉइंटर्स में नहीं लिखना, आपको मुझे पता नहीं चलेगा आपको समझ आया कि नहीं जब तक कि आप वो अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखोगे। तो मेरा यही सजेशन है कि आप जो समझ आया वो लिखिए, एग्जैक्ट वो चीज़ मत लिखिए जो यहाँ प्रेजेंटेशन में दी गई है। एटलीस्ट रेफ़र योर बुक, अपनी बुक तो रेफ़र कीजिए कि जहाँ से आप उसको समझ के कर सकें। फिर कोडेक्स एलिमेंटेरियस क्या है उसकी नॉर्मल आपने बताना है कि क्या समझ आया आपको कोडेक्स एलिमेंटेरियस के बारे में, ठीक है, वो आपने लिखना है। राइट द डिफरेंस बिटवीन कोडेक्स एंड ISO, वो मैंने दिया है, प्लीज़ डोंट कॉपी एग्जैक्ट द सेम थिंग, वो सेम टेबल मत बनाइए, आपको जैसे इजी समझ आता है डिफरेंस बताना वो बना सकते हैं। राइट अबाउट फीचर्स ऑफ एंड 2 पिलर्स ऑफ WTO के 2 पिलर्स बताने। 2 पिलर्स मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 2 मेन स्तंभ क्या है इसमें, वही जो मैंने हमने लेटेस्ट पढ़ा, इंस्पेक्शन एंड एनालिसिस। इसके बिना जो है WTO सही तरीके से काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपने इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन करना है कि क्या हो सकता है।